नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता होगा कि पायलट और सेवक बैच में एक बहुत बेहतरीन हमारी हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होती है, जैसे कि आप सभी को पता है। और हिस्ट्री आती है, ठीक है ना। 3-4 क्वेश्चन तो भाई सब पूछे ही पूछे निश्चित तौर पर जाएंगे और पेपर में एक एक जो है पॉइंटों की अहमियत होती है, यहाँ तो नंबरों की बात है। तो जल्दी से एक बार सभी जुड़ेंगे और फिर हम अपने इस सेशन को स्टार्ट कर ही रहे हैं। जैसे आप सभी को पता है तो आकाश जी, जय माँ सरस्वती। चलो बहुत बढ़िया आकाश जी। उत्कर्ष हमारे साथ हैं, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग आपकी स्वीकार होगी। पिंकी महतो भी हमारे साथ हैं सर, गुड मॉर्निंग। मोहित सैनी हैं, सरोज पासवान, दिवाकर कुमार हैं, ठीक है। और जी के विकास कुमार, तो अजय कुमार, ठीक है। तो सभी यहाँ पर जुड़ते हुए और मेरे प्यारो यूपी पुलिस, अच्छा चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग सर जी, लव यू आकाश गुप्ता जी। तो आज जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है, मगध साम्राज्य की स्थापना और उत्कर्ष की यहाँ पर चर्चा होगी। मित्रों, 16 महाजनपदों का उदय, मैंने हेडिंग में अब थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा होगा। अब 16 महाजनपदों में से जो सबसे पहले महाजनपद की यहां पर यदि मैं चर्चा करूंगा तो उसका नाम होगा मगध साम्राज्य। मित्रों, मगध साम्राज्य का ही यहां पर जो ज्यादा हमें इतिहास की बात करूं तो प्रमाण वगैरह हमें मिले हैं, तो मगध साम्राज्य की यहां पर मैं चर्चा करूंगा। और मगध साम्राज्य में एक हर्यक वंश होगा, एक नाग वंश होगा, ठीक है ना, एक कौन सा होगा, नंद वंश होगा, जिन पर हम जो है विवरण या प्रकाश डालते चलेंगे। तो आपको मगध साम्राज्य की स्थापना और इसमें डला हुआ है और क्या होगा, उत्कर्ष, ये हमें पढ़ना है। मित्रों, यदि मैं मगध साम्राज्य की बात करूं तो मगध साम्राज्य का जो इतिहास है, किसकी बात है सर, ये जो मगध साम्राज्य, इसके इतिहास की जो रूपरेखा होगी वो हमें महाभारत और पुराणों में मिलती है। मगध साम्राज्य द्वारा एक बार मगध साम्राज्य की इतिहास की जो रूपरेखा है वो किसमें मिलती है सर जी, महाभारत और पुराणों में इसका जो है, इसकी रूपरेखा, इसके इतिहास की जानकारी यदि मैं मगध साम्राज्य की देखूं तो उसमें हमें मिलती है। किसमें, तो महाभारत और पुराणों की बात होगी। यदि मैं बात करूं मगध साम्राज्य में, इन ग्रंथों के अनुसार जो सबसे प्राचीन राजवंश था, उस वंश का संस्थापक था बृहद्रथ था, जिसने अपनी राजधानी किसे बनाया, तो राजगृह या गिरिव्रज एक ही नाम होगा, अपनी राजधानी बना लिया। लेकिन मेरे प्यारो, जब इतिहासवेत्ताओं ने, ठीक है ना, जानकारी जुटाई है तो बृहद्रथ के बारे में तो इतना मिलता है कि सबसे प्राचीन कोई सा वंश होगा उसके बारे में विवरण मिलता है। लेकिन यहाँ जो सटीक यदि मुझे जानकारी की बात करूं तो मैं आऊंगा सर जी हर्यक वंश की तरफ, ठीक है। तो मगध साम्राज्य की स्थापना और उत्कर्ष की बात है और यहां पर होगा मेरे प्यारो हर्यक वंश। यहां से, ठीक है ना, भारत का इतिहास स्टार्ट हो जाता है। यदि वंशों की बात करूंगा तो आप कर देंगे सर जी हर्यक वंश। हर्यक वंश की यदि मैं यहां पर चर्चा करूं तो मेरे प्यारो, इसे पितृहंता, ठीक है ना, मतलब पितृहंता वंश भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि सर जी जो भी राजा गद्दी पर बैठा है वो अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी पर बैठा है, तो इसे सर हम पितृहंता वंश भी हम बोलेंगे। कौन सा, तो हम बता देंगे सर जी पितृहंता, इस तरीके से लिखेंगे। कौन सी वंश की बात होगी, तो सर हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी हम बोलेंगे। हर्यक वंश बोलेंगे या पितृहंता वंश बोलेंगे, जो 544 ईसा पूर्व से मेरे प्यारो कब की बात होगी, तो हम बताएंगे 544, इस तरीके से लिखेंगे सर जी 544 ईसा पूर्व से और कब तक चला है, तो आप बताएंगे 412 ईसा पूर्व तक।
544 ईसा पूर्व से, और ये कब तक रहा तो आपको बताना होगा सर, ये रहा है आपका 412 मतलब कि ईसा पूर्व तक हर्यक वंश। चलो अब वंश के संस्थापक की बात यहां पर आएगी। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था तो ये आप सभी को बताना है। यदि मैं बात करूंगा हर्यक वंश का संस्थापक, इस तरीके से आपको डालना है सभी को, ठीक है ना। इसने अपनी राजधानी किसे बनाया है तो इस बारे में हम चर्चा यहां पर करते चलेंगे, ठीक है। चलो तो हर्यक वंश की संस्थापक की यदि मैं यहां पर बात करूंगा तो आप बताएंगे सर जी बिंबिसार, ठीक है ना। ये आदि में होगी, कभी आप क्या समझ बैठो तो आप बताएंगे सर जी बिंबिसार। कौन सा है? बिंबिसार, ये आपको लिख देना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य में जिस वंश के हमें विवरण जो ज्ञात हुआ है उस वंश का संस्थापक कौन होगा तो आप बताएंगे सर बिंबिसार होगा, जो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक बैठा है गद्दी पर। कब से तो आप बताएंगे सर जी 544 ईसा पूर्व से, ठीक है ना। कब की बात होगी? 544 ईसा पूर्व से। और कब तक बैठा है सर जी? 492 ईसा पूर्व तक। अब क्वेश्चन ये भी मतलब कि एक और मैं यहां पर आपको छोटी सी बात बताऊंगा, इनके समय की भी जो है यदि पूछी जाती है तो आप बताएंगे समय, तो आप कर देना है सर जी बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। और ये जो बिंबिसार की यदि मैं यहां पर बात करूं तो आप बता देना सर जी ये गौतम बुद्ध के समकालीन था। कौन से बुद्ध की बात होगी तो मेरे प्यारो गौतम बुद्ध का या गौतम बुद्ध के समकालीन था। ये भी आता है क्वेश्चन, तो आप सभी को बताना है बढ़िया तरीके से। तो बिंबिसार कौन था तो हम बताएंगे सर ये गौतम बुद्ध के समकालीन था। संस्थापक बिंबिसार जो गौतम बुद्ध के समकालीन था। यदि मैं बात करूं जब जैन साहित्य को मैं पढ़ूं, कौन से साहित्य की बात होगी सर? जैन साहित्य की बात है तो जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस मगध वंश के राजा को या मगध के राजा को जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है तो आप बताएंगे सर जी नाम होगा उसका बिंबिसार। इस तरीके से आप लिखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। चलो जी, तो जैन साहित्य में आप लिख देना है बढ़िया तरीके से। कौन सी साहित्य की बात होगी तो मैं बताऊंगा सर जी जैन साहित्य में, ठीक है ना। जैन साहित्य में बिंबिसार को, जब हम जैन साहित्य पढ़ते हैं तो बिंबिसार को क्या कहा गया है तो सर आप बताएंगे जैन साहित्य में बिंबिसार को ये लिखना है, बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। मेरे प्यारो क्या कहा गया है? श्रेणिक, ऐसे लिख देना है, श्रेणिक कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, श्रेणिक कहा गया है। आ रही है बात समझ में सभी के? चलो जी हाँ, हमारे समझ में आ रही है। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है और बिंबिसार मगध के जो आरंभिक वंश है, जो मगध में जो वंश है हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली राजा भी बताया जाता है। तो जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है और मगध के, यही लिख देंगे मगध के आरंभिक वंश, मगध का कौन सा है मेरे प्यारो? आरंभिक वंश। इस तरीके से आपको बताना है मगध के आरंभिक वंश, और वंश का नाम क्या होगा? हर्यक वंश। मगध के आरंभिक वंश का नाम क्या है? हर्यक वंश का। हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, ये आप सभी को बताना है। मगध का मतलब कि आरंभिक वंश के आरंभिक वंश कौन सा? हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हम इस तरीके से लिख देंगे, सबसे शक्तिशाली राजा था। कौन है सर जी? तो नाम आपको बताना है बिंबिसार का। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किस राजा को जैन साहित्य में श्रेणी कहा गया है? बिंबिसार को। बिंबिसार किसके समकालीन था? गौतम बुद्ध के। बिंबिसार कब से कब तक? 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। और ये हर्यक वंश का मेरे प्यारो संस्थापक बताया जाता है। तो ये आपको बताना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने होगा। मित्रों बिंबिसार की बात होगी, कौन से सार की बात है सर जी? तो आप बताएंगे बिंबिसार ने एक अंग, मैंने बताया होगा अंग महाजनपद है जिसकी राजधानी क्या थी? चंपा। तो बिंबिसार ने अंग
के राजा बृहदत्त नाम था, ब्रह्मदत्त बोलेंगे, ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग को मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। बिंबिसार की यदि बात होगी तो मैं आगे चल रहा हूं, यहां जैसे आप कर देंगे, ठीक है ना। चलो जी, लिखेंगे क्या, बिंबिसार ने, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा और सभी नोट करते चलेंगे। बिंबिसार ने, ठीक है, कौन सी ने सर जी, बिंबिसार ने अंग, ठीक है ना, अंग महाजनपदी में बोलूंगा, अंग की राजधानी क्या थी सर जी, तो आप सभी को पता होगी चंपा थी। बिंबिसार ने अंग महाजनपद के राजा, और राजा का नाम क्या है मेरे प्यारों, राजा इस तरीके से लिख देना है, ब्रह्मदत्त को पराजित करके। कौन से सर जी, ब्रह्मदत्त को पराजित करके, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा, ब्रह्मदत्त को पराजित करके, ठीक है ना, पराजित करके अंग को, किसको सर जी, अंग को मगध साम्राज्य में मिलाया। कौन से साम्राज्य में, मगध साम्राज्य में मिलाया। ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता है, मगध साम्राज्य में मिलाया। अब एक और मैं आपको यहां पर छोटी सी बात बताऊंगा, ये तो मिला लिया, और मित्रों अंग को, जब अंग को मगध साम्राज्य में मिलाया तो अंग को अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। अजातशत्रु को वहां का जो है मतलब कि उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो आप बताएंगे सर जी, बिंबिसार ने अंग महाजनपद के किस राजा को पराजित करके अंग को मगध साम्राज्य में मिलाया था, तो राजा ब्रह्मदत्त। आप इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। अब इसके वैवाहिक संबंधों की बात होगी सर जी, वैवाहिक संबंध, ठीक है ना। अब वैवाहिक संबंध कहा जाता है, जब मैं इतिहास को देखूं और बिंबिसार के इतिहास को पढ़ूं तो मुझे पता चलता है कि बिंबिसार ने 3 शादी की थी सर जी। कितनी शादी, 3 शादी की हैं। वो पहली पत्नी कौन सी होगी, अब मैं डालता चलूंगा, प्रथम पत्नी, ठीक है ना, देख रहे हैं। अब पत्नी इनकी ना पता चल रही, ठीक है, तभी भैया भैया की लड़ाई होती थी। वो कहता था भैया तू कब हो गया, ठीक है ना, वो रानी कहीं है, वो रानी कहीं है। तो इस तरीके से पहली पत्नी की बात होगी तो आप बताएंगे कौशल राज की पुत्री थी, वे प्रसन्नजीत, आपने सुना होगा, मतलब कौशल नरेश थे। कौन सी सर जी, कौशल नरेश नाम था, कौशल नरेश जो थे प्रसन्नजीत, और प्रसन्नजीत की जो पुत्री थी महाकोसला, उनके साथ जो है किसका वैवाहिक मतलब पहली जो पत्नी थी बिंबिसार की शादी होती है। तो कौशल राज की पुत्री, कौन सी राज की बात होगी, तो सर जी हम बताएंगे कौशल राज की पुत्री, इस तरीके से लिखेंगे सर। कौन सी राज की बात होगी, कौशल राज की पुत्री, मतलब कौशल राज की पुत्री, वे लिखेंगे सर जी प्रसन्नजीत। कौन सी जीत है भैया, प्रसन्नजीत, इस तरीके से लिखना। मतलब कि पहली जो पत्नी है कौशल, जो है कौशल राज थे, मतलब कौशल के राजा थे, उनकी तो पुत्री थी वह प्रसन्नजीत की बहन, और बहन का नाम क्या था, प्रसन्नजीत की बहन का नाम था सर जी महाकौशला, ठीक है ना। क्या होगा तो आप बताएंगे बढ़िया तरीके से, कौशल राजपुत्री प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला के साथ हुआ। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है और आएगा तो आप बता देना। तो पहली यदि मैं इनकी पत्नी की बात करूंगा तो आप बताएंगे सर जी पहली पत्नी थी महाकौशला, और ये कौशल राज की पुत्री है, और प्रसन्नजीत की, राजा प्रसन्नजीत जो आएगा उसकी बहन है, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया। तो आपने बताया झारखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर कैसा हो गया, कैसा हो गया, अभी कहां हो गया। अब सेकंड, द्वितीय पत्नी की बात होगी सर जी। कौन सी पत्नी की बात है, तो यहां पर मैं आपको बताऊं दूसरी पत्नी। अब दूसरी का मतलब सेकंड पत्नी आप ही को बताना है। चलो बताइए कौन थी सेकंड पत्नी, यदि मुझसे पूछा जाएगा तो मैं तो बता दूंगा भैया, वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी थी। जो वैशाली है ना, वैशाली में लिच्छवी गणराज्य था ना, लिच्छवी गणराज्य, और नाम था चेलना। आपको पता होगा तो आप लिखेंगे भी बढ़िया तरीके से, वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कौन सी सर जी, तो आप बता देना वैशाली की
लिच्छवी राजकुमारी। कौन सी राजकुमारी है सर जी? वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी। और राजकुमारी का नाम क्या था? चेलना। ये आपको बताना है, राजकुमारी चेलना के साथ हुआ। वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना के साथ हुआ, ठीक है ना। दूसरी पत्नी थी, मतलब विवाह की बात है, हुआ बे। इसी से अजातशत्रु का जन्म हुआ था। इसी से हम बताएंगे सर जी किसका? तो आप बताएंगे इसी से अजातशत्रु का जन्म हुआ। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा जब आएगा, तो आप बताएंगे दूसरा विवाह या दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना के साथ हुआ था, मतलब दूसरी जो पत्नी है, विवाह की बात है, और जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ। अब तीसरी की बात होगी सर जी, तृतीय पत्नी। हम लिखेंगे सर जी कौन सी पत्नी की बात है, तो आप बताएंगे तृतीय पत्नी कर देना। पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री थी और नाम होगा क्षेमा, ठीक है ना। तो आप बताएंगे, कहीं कहीं खेमा भी लिखा हुआ है, क्षेमा ये बता देंगे पंजाब। ये पंजाब के मद्र, ठीक है ना, मद्र से थी। पंजाब की किसकी बात होगी? मद्र कुल के प्रधान की पुत्री थी। पंजाब के मद्र जो कुल था, मद्र कुल के प्रधान की पुत्री, ठीक है, प्रधान की पुत्री। तो इन्होंने भी भाई साहब 3 शादी की हैं। पहली महाकौशला, दूसरी चेलना और तीसरी होगी क्षेमा। तो ये 3 वैवाहिक संबंध इन्होंने जो है स्थापित किए थे। तो ये आपके योग्य होंगे बहुत बढ़िया तरीके से याद, ठीक है ना। क्षेमा कहीं कहीं खेमा भी लिखा हुआ है, जो वास्तविक नाम है वो हम क्षेमा ही बताएंगे, ठीक है। तो पहली होगी महाकौशला, दूसरी क्या होगी? चेलना, इसी से अजातशत्रु का जन्म हुआ, और तृतीय कौन है सर जी? क्षेमा। तो इस तरीके से आपको बताना होगा, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। चलो जी आगे चलता हूं। बिंबिसार का राजवैद कौन था? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब कहोगे सर जी राजवैद, हाँ, तो राजवैद था मेरे प्यारो जीवक, ठीक है ना। राजवैद कौन था? तो हम बताएंगे सर जी जीवक था। मेरे प्यारो यदि मैं बात करूंगा, जो अवंती के राजा चंड प्रधोत, कौन से प्रधोत हैं सर जी? जब अवंती के राजा चंड प्रधोत पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे, तो उनकी स्वास्थ्य, उनकी देखरेख, उनके मतलब की स्वास्थ्य की बात करूंगा, तो राजवैद जीवक को बिंबिसार ने भेजा था। इसका नाम था राजवैद, मतलब कि चिकित्सक बोलेंगे तो डॉक्टर, ठीक है ना। क्या बोलेंगे सर जी? डॉक्टर बोलेंगे। जब अवंती के राजा, नाम होगा चंड प्रधोत, पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे। इसे नोट करके नीचे भी लिख लेंगे राजवैद जीवक के बराबर में, ठीक है ना। जब अवंती के राजा चंड प्रधोत, ठीक है ना, पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे, तब बिंबिसार ने राजवैद जीवक को उनके जो है सेवा के लिए भेजा था। आगे बात समझ में? चलो जी, तो राजवैद, आज बिंबिसार का राजवैद कौन था? तो हम बताएंगे जीवक था। और जीवक राजगृह की एक गणिका थी, और गणिका का नाम था सर जी सालवती का पुत्र था, ठीक है ना। जीवक की यदि बात होगी तो हम बताएंगे राजगृह की गणिका, इस तरीके से लिखना है। राजगृह सर जी, हाँ, राजगृह की गणिका, ये आप ही को लिख देना है। राजगृह की कौन है सर जी? गणिका, और गणिका का नाम होगा सालवती। राजगृह की गणिका सालवती का पुत्र था, ठीक है ना। सालवती का क्या था सर जी? तो हम बताएंगे पुत्र था। कौन? तो आप बताएंगे सर मतलब राजवैद जीवक, ये आपको डालना है। राजगृह की गणिका सालवती का पुत्र था। अब इसी के बाद मेरे प्यारो गद्दी पर बैठता है आपका, ठीक है ना। गद्दी पर कौन आएगा? तो सर जी गद्दी पर आता है अजातशत्रु, ठीक है ना। चलो सही है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब बात आएगी, कुछ बच्चे कहेंगे सर गणिका किसे बोलेंगे? तो एक तरीके से मैं बताऊं, जो ऐसी स्त्री मतलब कि वैश्या तरीके के, जो अनेक पुरुषों के व्यक्तियों के साथ अनुरुक्त होती है, ठीक है ना, उसे हम गणिका बोल देंगे, ठीक है। चलो जी, अब इसी के साथ आगे अगला जो आएगा, सेकंड राजा होगा मेरे प्यारो, और राजा का नाम होगा अजातशत्रु। कौन से शत्रु की बात है? तो यहां अजातशत्रु आपको डाल देना है। और इसके समय की देखो,
एक सेकंड, कब तक बैठे हैं ये? 544 ईसा पूर्व से 492, और ये बैठेंगे 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक, मतलब कि 492 बीसी से, ठीक है ना। और कब तक, अब मैं बीसी लिखे करूंगा, 460 बीसी तक, ठीक है। बीसी तक कौन बैठा है? अजातशत्रु। अब इनके समय आपको मेरे प्यारो याद रखने हैं। एक देवदत्त था। कौन था सर? देवदत्त। देवदत्त के उकसाने पर अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, और पिता का नाम क्या था? बिंबिसार। अजातशत्रु दूसरी पत्नी बिंबिसार की चेलना से उसका जन्म हुआ है, ठीक है ना। तो आप बताएंगे बढ़िया तरीके से, इसके उकसाने की बात होगी तो ये तो मैंने, आप वैसे भी नोट कर लेंगे, देवदत्त के उकसाने पर अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और अजातशत्रु मगध का शासक बना है। देवदत्त ने उकसा दिया है, अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध साम्राज्य का शासक बनता है, जिसका उपनाम होगा मेरे प्यारो कुणिक। ये भी हमसे पूछा जाता है, यदि उपनाम की बात होगी तो आप बताएंगे सर जी उपनाम तो इनका कुणिक था। क्या था? तो ये आपको लिख देना है कुणिक। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे अजातशत्रु का उपनाम क्या है मेरे प्यारो? कुणिक। अजातशत्रु जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों मतों का उपासक था। ये भी बात सत्य है। पूछा जाता है कि कौन सा जो है मगध साम्राज्य हर्यक वंश का कौन सा शासक जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का उपासक था? तो मैं तो बताऊंगा सर जी अजातशत्रु था। अपने शासन काल के 8वें वर्ष के दौरान मेरे प्यारों, अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति आपको पता होगा सर जी, ठीक है ना, कहां पर? राजगृह में हुई थी। तो ये भी आप बता देना सर जी कौन होगा? तो अजातशत्रु इस तरीके से लिखेंगे। कौन से शत्रु की बात है? तो सर मैं तो अजातशत्रु की बात बताऊंगा। अजातशत्रु जैन धर्म, कौन सा धर्म है सर जी? जैन धर्म व बौद्ध धर्म, कौन सा धर्म होगा यहाँ पर? आप बताएंगे अजातशत्रु जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का उपासक था। दोनों क्या होगा सर जी? तो हम बताएंगे दोनों धर्मों का उपासक था। बहुत बढ़िया, उपासक था, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। कौन? अजातशत्रु जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का उपासक था। अपने शासन काल के 8वें वर्ष, यही लिख देंगे आप। यदि आप मतलब कि इतिहास को कहानी के तौर पर याद करोगे तो बहुत जल्दी याद होता जाएगा। तो बताना है कि अजातशत्रु कौन सा जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का उपासक था, और अपने शासन काल के दौरान मेरे प्यारो, अपने शासन काल के 8वें, ठीक है ना, केवे 8वें वर्ष के दौरान, ये लिख देना है। कौन से वर्ष की बात होगी सर जी? 8वें वर्ष के दौरान प्रथम बौद्ध संगति किसने करवाई थी? आपको पता होगा 8वें वर्ष के दौरान, ठीक है, 8वें वर्ष के दौरान राजगृह में, ये भी लिख देंगे हम सर जी, कौन से गृह में? राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति। बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति कराई। कौन सी संगति होगी? तो प्रथम बौद्ध संगति कराई। तो ये किसने प्रथम बौद्ध संगति कराई? तो सभी को पता होगा सर जी, कराई तो किसने कराई थी? तो हम बताएंगे सर जी वो तो अजातशत्रु ने कराई है, जिसका उपनाम क्या है? तो मैं बताऊं कुणिक। कुणिक किसका उपनाम है? तो अजातशत्रु का उपनाम होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो जी मित्रों, अजातशत्रु ने बज्जी संघ, काशी एवं कौशल को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। और जबकि यदि मैं बात करूंगा, ठीक है ना, अवंती को मतलब कि उन पर कौन अधिकार, सॉरी माफी चाहूंगा, अवंती नहीं, वो तो उनसे मित्रता थी बिंबिसार की। अंग को जीतकर वहां के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर, ठीक है ना, किसने? तो बिंबिसार ने। और अजातशत्रु ने किस किस को सर? तो हम बताएंगे, आप लिखेंगे बढ़िया तरीके से। कौन से शत्रु की बात होगी? तो आपको लिखना है अजातशत्रु ने। कौन से शत्रु ने? अजातशत्रु ने सर जी बज्जी संघ। कौन सा संघ होगा? तो हम बताएंगे सर जी अजातशत्रु ने बज्जी संघ, काशी
ठीक है जी। काशी वे और क्या होगा, कौशल। काशी वे और क्या है सर जी, कौशल को जीत कर, ठीक है, बहुत बढ़िया। कौशल को क्या कर दिया सर जी, हम बताएंगे जीत कर। मेरे प्यारो, अजात शत्रु ने बज्जी संग काशी व कौशल को जीत कर मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से साम्राज्य की बात होगी, तो बताएंगे मगध साम्राज्य का हिस्सा, मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया। तो आप बता देंगे सर जी किसके हिस्से की बात है, तो मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया। किसने, अजात शत्रु ने। आज की मगध साम्राज्य के किस शासक ने बज्जी काशी व कौशल को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था, तब आपका नाम आना चाहिए सर जी, ठीक है ना। 540 BC हुआ था, 4 वर्ष की अवस्था में ही इसने हर्यक वंश की स्थापना कर दी। किसने कर दिया सर, बिंबिसार का जन्म कहाँ है, जन्म कहाँ लिखा, मैंने तो जन्म कहीं लिखा ही ना है, ठीक है, तुमने कहाँ देख लिया जन्म। चलो, तो अजात शत्रु ने बज्जी संग काशी व कौशल को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया। ये आपको नोट कर देना है बढ़िया तरीके से। और आता है अब क्वेश्चन, मैंने बताई दिया प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में किसने कराई थी, तो आप बताएंगे सर जी वो तो नाम उसका क्या होगा, तो अजातशत्रु। तो ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से, और आशा करूंगा कि आप इसे नोट भी करते चलेंगे, ठीक है। चलो जी, अब इसी के साथ यदि मैं बात करूं, इसी के साथ अब इसी के साथ यदि मैं बात करूंगा उद्यन की, ठीक है ना। तीसरा जो राजा होगा, तीसरा जो राजा है इसमें इतना ही होगा, ठीक है ना, कुणिक कहा जाता था, ये आप बता देंगे। अब तीसरा जो राजा होगा उद्यन, ठीक है, कहीं कहीं उदयन, आप उद्यन इस तरीके से कर देना। तीसरा जो राजा है जो 400, अब देखो कहां से कहां तक बैठा है, 400 BC से बैठा है, तो आप बताएंगे सर जी 460 VC से, मतलब कि VC, और कब तक बैठा है, तो अब देखो यहां इसकी दो, मतलब कि कई बुकों में तो 444 BC दे रखा है, और कई बुकों में दे रखा है 445 BC, ठीक है ना। अब ये दोनों में, अब यदि मैं NCERT को देखूं तो उन्होंने तो 444 BC ईसा पूर्व दे रखा है, और एक दो बुक को देखूं तो कहीं कहीं 445 BC मुझे मिलता है। तो आप बता देना भैया, एक डेट पूछी जाएगी, मतलब कि या तो 444 होगा या 445 होगा। तो मैंने दोनों ही यहां पर लिख दी हैं, ठीक है ना। चलो जी, मैंने क्या है दोनों लिख दिए, 444 BC भी आ सकता है, 445 BC मतलब ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट से हम इसे बोलेंगे, ठीक है ना। चलो, तो ये इसका किसका होगा सर जी, उद्यन का समय होगा। मेरे प्यारो, उद्यन को जो गार्गी संहिता में धर्मात्मा कहा गया है, जब मैं गार्गी संहिता को पढ़ूं तो उद्यन को क्या बोला गया है सर जी, गार्गी संहिता में उद्यन को धर्मात्मा कहा गया है। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, तो हम बताएंगे किसकी बात है सर जी, तो ठीक है ना, आपको लिख देना है उद्यन को गार्गी संहिता में, किसको, उद्यन को, उद्यन को गार्गी संहिता जब पढ़ी जाती है मेरे प्यारों, कौन सी संहिता की बात होगी, तो उद्यन को गार्गी संहिता में क्या बोला गया है, हम बताएंगे सर जी धर्मात्मा कहा गया है। क्या, तो हमें बता देना है धर्मात्मा कहा गया है। ये बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। आज मगध साम्राज्य के किस राजा को गार्गी संहिता में धर्मात्मा बोला गया है, तो आप बताएंगे सर जी धर्मात्मा। तो एक ये कह रहे हैं सर जी एक बार पीछे कर लो, तो तुम ही पीछे कर सको हो, ठीक है ना भाई, तुम ही पीछे कर सकते हो। जल्दी से, ठीक है, चलो, होगा होगा, आगे चलूंगा मैं। उद्यन को गार्गी संहिता में क्या बोला गया, धर्मात्मा कहा गया है। मेरे प्यारो, गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर एक कुसुमपुर, जिसे पाटलिपुत्र में बोलूंगा, तो ठीक है ना, ये आपको बता रहे हैं। चलो, कुछ एक भैया राजू यादव जी कह रहा है मुझसे, सर जी इनका जन्म 440 में हुआ और इसमें इतने में कर दी। आप देखो इसका जो जन्म है
इनका जो जन्म दे रखा वो 558 बीसी दे रखा है, ठीक है ना। चलो तो आप पता ना जन कहाँ से ले रहे हो पॉइंट उनने। चलो ये होगा उद्यन को गार्गी संहिता में धर्मात्मा बोला गया है। चलो नेक्स्ट, गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर, हाँ मतलब उद्यन ने अजाशत्रु की मृत्यु, मतलब मैंने लिख दिया पहले, पितृहंता वंश, पिता को मारकर गद्दी पर बैठ रहे हैं, उत्तराधिकारी जो हो रहे हैं, तो ठीक है ना, मतलब पिता को मारते हैं और फिर गद्दी पर बैठ जाते हैं। चलो तो ये आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। अब क्वेश्चन क्या होगा सर जी, गंगा एवं सोन नदी कौन सी, तो गंगा व सोन नदी, कौन सी नदी की बात है मेरे प्यारों, गंगा व सोन नदी के संगम पर, कौन सी नदी की बात है, एक तो गंगा एक सोन नदी के संगम पर, ठीक है ना, संगम पर स्थित, किस पर है सर जी, संगम पर स्थित एक शहर था, संगम पर स्थित पाटलिपुत्र, कौन सा सर जी, संगम पर स्थित पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र को पहले मतलब अब तो पाटलिपुत्र हम कह रहे हैं, इसे कुसुमपुर भी बोला जाता था, ऐसे लिख देंगे कुसुमपुर, इस तरीके से लिख देना है। कौन से पुर की बात होगी, कुसुमपुर, इस तरीके से आपको लिखना है। तो क्या क्वेश्चन है, गंगा व सोन नदी के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र, कुसुमपुर जो शहर को बसाया, मतलब शहर को बसाया किसने, तो आप बताएंगे सर जी उज्जैन ने। मेरे प्यारों आता है क्वेश्चन की बहुत बार, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि पाटलिपुत्र नामक जो शहर है वो किसने बसाया, उज्जैन ने। और उज्जैन कौन था मेरे प्यारों, तो हर्यक वंश का तृतीय राजा था। शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठा है और उसने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर कर दिया पटना, और जो आज वर्तमान में बिहार की राजधानी है वो पटना, वो पाटलिपुत्र जिसे पहले कुसुमपुर भी कहा जाता था, ये शहर किसने बसाया, उज्जैन ने बसाया। और किन दो नदियों के संगम पर है, तो गंगा व सोन नदी के संगम पर होगा। कौन सी नदी, तो सर जी गंगा व सोन नदी के संगम पर आपको बता देना है, ठीक है। चलो जी, अब बात क्या होगी सर जी, इसने जो अपनी जो राजधानी है वो राजगृह से स्थानांतरित की है और कहां लेकर आ गया, पाटलिपुत्र। अब क्वेश्चन एक और हमसे पूछा जाता है कि राजधानी राजगृह से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र को किसने बनाया है, तो उज्जैन आप बताएंगे किसने बनाया है, तो हम बता देंगे सर जी उज्जैन ने बनाया है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के पाटलिपुत्र, रे उत्तर प्रदेश में पड़े पाटलिपुत्र, में बताता चल रहा हूं, यहां आ जाओ चुप। राजधानी तो आप बताएंगे सर जी पाटलिपुत्र, और किसने, तो आप बताएंगे सर्वप्रथम राजधानी मेरे प्यारो पाटलिपुत्र को किसने बनाया, तो उज्जैन ने बनाया, ये भी आप बताएंगे, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारो, उज्जैन की यदि मैं बात करूं तो उज्जैन जैन धर्म का उपासक था। एक राजकुमार ने जैन साधु का वेश धारण करके धोखे से उज्जैन की हत्या कर दी है। किसकी सर जी, उज्जैन की हत्या कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर इतना ही होगा इसका गार्गी संहिता, ये ठीक है ना। जब उज्जैन मतलब की हत्या हो जाती है तो इसके बाद इसके 3 पुत्र थे और 3 में अंतिम था नागदशक, जिसे मैं बोलूंगा, और उसकी जो हत्या किसने कर दी, तो हम बता देंगे सर जी मतलब कि शिशुनाग ने, जिसे हम बोलेंगे और बता देंगे सर जी। फिर उसके बाद नागवंश मतलब कि स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलो तो ये भी यहाँ खत्म हो जाएगा। अब मैं इसी में लिख दूंगा, यही लिख दूंगा, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक था, जिसकी हत्या किसने कर दी, शिशुनाग ने। तो यहाँ आपको लिखना है हर्यक वंश का, सर जी कौन सी वंश की कह रहे हो, हर्यक वंश का जो अंतिम शासक है, कौन सी शासक की बात कह रहे हो सर जी, तो मैं कह रहा हूं अंतिम शासक, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, ठीक है। कौन सी दशक की बात होगी सर जी, हम बताएंगे नागदशक था, जिसकी हत्या यदि मैं बात करूं, जिसकी हत्या किसने कर दी, तो आप बताएंगे जिसकी हत्या शिशुनाग ने, ठीक है मेरे प्यारों, आपको बता देना है जिसकी हत्या किसने, शिशुनाग ने
कर दी, और इसी के बाद शिशुनाग ने कर दी, और इसी के बाद मेरे प्यारों मगध साम्राज्य में एक नए वंश का उदय होता है और जिसका नाम पड़ता है शिशुनाग वंश। मैं हेडिंग डाल दूंगा, यहां तक लिख देंगे हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। और नागदशक की हत्या किसने कर दी? शिशुनाग ने। और मगध साम्राज्य में, ठीक है ना, तो आप बताएंगे मगध साम्राज्य में एक नए वंश का उदय होता है, ठीक है ना। अरे तो भैया उद्यान, चलो अब एक और मैं आपको बताऊं, एक था उद्यन, ठीक है, और एक था उद्ययन। एक क्या था सर जी? उद्ययन। ये दोनों अलग हैं, ठीक है। ये वत्स का राजा है, उद्यन कहां का राजा है? वत्स का राजा। और उद्ययन कहां का राजा था? तो आप बताएंगे मगध साम्राज्य का, ठीक है ना। चलो, तो जहां तक है पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। अब इसी के साथ हेडिंग डालेंगे सर जी शिशुनाग वंश। कौन सा? तो आप सभी को डाल देना है, हम डालेंगे सर शिशुनाग वंश मगध साम्राज्य में। अब दूसरा, ठीक है ना भाई, पहला तो हर्यक वंश होगा, अब शिशुनाग वंश आपके सामने होगा। अब कौन सी वंश की बात होगी? तो सर जी अब होगा सेकंड राजवंश होगा, जिसका नाम होगा शिशुनाग वंश, जो 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक आया है। कब से सर जी? 412 ईसा पूर्व की बात होगी। ये वंश कब से स्टार्ट होता है? 412 से, और कब तक सर जी? 344 ईसा पूर्व। ये आपको लिख देना है, कौन सी वर्ष की बात होगी? 344 ईसा पूर्व। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने होगा, तो आप बताएंगे, ठीक है। चलो, शिशुनाग वंश की बात है जो 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना। चलो जी, 1000। अब यहां कौन सा टॉपिक चल रहा है भैया? अब कह रहे हैं हर्षवर्धन कौन था? सिर। पहले तो इस टाइपिंग सही करो उदित कुमार जी, सिर ना करो सर करो, ठीक है। तो हर्षवर्धन अभी नया है, वो वर्धन वंश का राजा है। ज्यादा आगे को मत बढ़ो, जो क्लास चल रही है वहां मतलब इतना भी ज्यादा एडवांस मत बढ़ो कि टाइपिंग की ना पता पड़ रही कि कहा क्या होगी क्या ना क्या होगी, ठीक है। चलो, तो आएगी बात किसकी सर जी? शिशुनाग वंश की, जो 412 ईसा पूर्व से और 344 ईसा पूर्व तक, मतलब वीसी तक मैं बात करूं। अब इस शिशुनाग वंश की यदि मैं संस्थापक की बात करूंगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिशुनाग वंश का संस्थापक, तो आप बताएंगे सर जी शिशुनाग ही था। कौन सा? तो हम बताएंगे शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन होगा, तो आप बता देना संस्थापक होगा शिशुनाग, जो 412 बीसी से 398 बीसी तक गद्दी पर बैठा है। हम बताएंगे सर 412 बीसी से और कब तक? 398 बीसी तक गद्दी पर बैठेगा कौन? तो आप बताएंगे सर जी शिशुनाग। कौन से? नागदशक की हत्या कर दिए है। नागदशक कौन है? हर्यक वंश का राजा था, और गद्दी पर मगध साम्राज्य में एक नए वंश का उदय किया शिशुनाग, अपने नाम पर शिशुनाग जो इसने कर दिया, ठीक है। राजधानी मित्रों, अब राजधानी की बात आएगी सर। एक तो राजधानी पाटलिपुत्र तो है ही है, कौन सी? इसने दो राजधानी बनाई है। एक तो आपकी पाटलिपुत्र, तो जो उद्यन ने सबसे पहले बनाई थी, एक तो पाटलिपुत्र तो है ही है, और दूसरी क्या होगी मेरे प्यारों? तो वैशाली। और वैशाली क्या है? तो बज्जियों पर नियंत्रण रखने के लिए, जो बज्जी संघ है उस पर नियंत्रण रखने के लिए इसने एक राजधानी वैशाली भी बनाई है। सर आप वैशाली इस तरीके से लिखेंगे और इसी कोष्टक में लिख देंगे बज्जियों पर, ठीक है ना, जो वज्जी वंश है, ठीक है ना, बज्जियों पर नियंत्रण रखने के लिए। क्या? नियंत्रण रखने के लिए, ये आपको बताना है। नियंत्रण रखने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, नियंत्रण रखने के लिए। तो राजधानी क्या बना दी है सर जी? बज्जियों पर नियंत्रण रखने के लिए वैशाली एक राजधानी, पहली कौन सी थी? पाटलिपुत्र तो है ही है, ठीक है। चलो मित्रों, शिशुनाग ने, कौन से नाग की बात है? अब शिशुनाग वंश की तो स्थापना कर दी है। अवंती तथा वत्स, अवंती, वो अवंती जो कभी मेरे प्यारो बिंबिसार का मित्र हुआ करता था, वो साम्राज्य, वो महाजनपद। तो अब मैं बात करूंगा किसकी?
ठीक है, चलो अब बात किसकी होगी? बच्चों पर नियंत्रण रखने के लिए आपकी बात पहुंच गई है धीरेन्द्र कुमार जी, सारी बात नोट हो रही है, ठीक है ना। चलो तो ये आपको कह रहे हैं सर जी आपने तो 344 लिखा है, 444 बीसी के बाद डायरेक्ट 412। अरे भैया अब यार कैसे समझाऊं तुम्हें? बीसी का मतलब है उल्टा समय चलना, ठीक है। अब एक तो है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। कौन से? देखो अब मैं थोड़ा सा मैं आपको यहाँ मैंने वैसे बता दिया, मुझे इतनी ना पता ही कि आप इतने होशियार भी हैं। चलो एक तो होता है बीसी और एक होता है एडी, और यहाँ होगा ईसा मसीह का जन्म। किसका सर जी? ईसा मसीही का जन्म, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से पहले रह करी बीसी, मतलब ऐसे चले करे जैसे 400 है, 300, इस तरीके से 200, 100, ठीक है। अब ये अब हो गए ईसा मसीह का जन्म, तो अब तो हम सीधे चलेंगे, ठीक है ना, जैसे 2000 फिर 2100 इस तरीके से। पहले था बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब उल्टे चलते थे, ठीक है ना। और ये सारी चीजें मैंने बताई हैं, एक एक चीज खोल कर बताई है। कह रहे हैं सर जी 344 से 398 बीसी कैसे? ठीक है, तो यार 344 कहां लिख दिया मैंने? 444 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व लिखा है, ठीक है ना। और यहां भी आप देखोगे तो ये 460 से 444 है। मतलब कि पहले क्या था? पहले बीसी बिफोर क्राइस्ट मतलब घटे रहे, ऊपर से घटना, अवरोही क्रम, और अब आरोही क्रम है, ठीक है। अब बताइए ना चंद कैसे कैसे करोगे तुम, और ये इन पॉइंटर ने मैं बताता चला है स्टार्टिंग में। चलो, शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स को जीतकर, किसको सर जी? तो आप लिख देंगे शिशुनाग ने। कौन सी नाग की बात है? शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स को जीतकर, सर जी किसको जीता है? तो आप बताएंगे अवंती तथा किसको? वत्स को जीतकर। ये लिख देना है वत्स को जीतकर, ठीक है। किसको जीतकर? तो हम बताएंगे वत्स को जीतकर किसमें? मगध साम्राज्य में मिलाया। कौन सी साम्राज्य में? मगध साम्राज्य में मिलाया। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य में मिलाया। चलो जी, मिलाया था, ये भी आप लिख देंगे, ठीक है। बीसी वाला फंडा आपकी समझ में? चलो बहुत बढ़िया। यार तुम्हारी समझ में ना आएगी, एक बेर की है नो सर आपने। अरे तो या में 400, ये शिशु नाग वंश की बात है। ये 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व बीसी, मेरे भैया समझ जाओ। इतना वैसे इंटर वगैरह तुमने कर ली, पर लेकिन बढ़िया करी है, ठीक है। नो सर आप गलत पढ़ा रहे हो। अरे मैं बता रहा हूं बीसी का मतलब है, अब जैसे 412 ईसा पूर्व है तो इससे नीचे की तरफ चलेंगे, 411, 410 इस तरीके से, ना कि ऊपर को बढ़ेंगे। अब पता ही ना यार क्या। हाँ तो या में है क्या दिक्कत? या में जो है अब ये कह रहे हैं कि सर जी आपने बताया है उद्यन 460 से 444 तक बैठा, ठीक है, बैठ गया। अब ये कह रहे हैं कि जो है 412 आपने लिखा है, मतलब कि 344 मतलब वो लिखा है ना मैंने, 444 तक बैठा है। तो इतने वंश, मतलब कि जो उद्यन है उसके 3 पुत्र थे। कितने पुत्र? 3 पुत्र है। वे भी गद्दी पर बैठे हैं। कुछ जो है सामाजिक समन्वय स्थापित ना हो सके, तो फिर जो नाग दशक था ना, जो अंतिम, जिसके हमें समय की ना दे रखी, उसका विवरण ही ना दे रखा, तो उसकी हत्या कर दी शिशुनाग ने। तो शिशुनाग ने जब हत्या करी है, लेकिन वंश जो बनाया है वो 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने गद्दी पर बैठा है, और 344 ईसा पूर्व तक ये वंश चला है। आ रही है बात समझ में? अब आप माना कि अब तो ऐसे है कि सरकार, अब तो हम मत के द्वारा सरकार बनाते हैं। अब आपने देखा होगा जैसे आज वोटिंग हुई है, होगी 20 दिन पीछे या 1 महीना पीछे आपकी वोट खुली, ठीक है, वोट खुल गई थी, तो उसी दिन से मुख्यमंत्री थोड़ी बनेगा।
मुख्यमंत्री जब से बनते हैं जब आप भैया मतलब कि जिस दिन शपथ ग्रहण कर लेंगे। क्या ग्रहण कर लेंगे? शपथ ग्रहण कर लेंगे। तो मार तो दिया है नागदशक, लेकिन अभी राजगद्दी में अड़चन है, ना बैठ पाया है, तो 412 बीसी में राजगद्दी पर बैठा है। इतने ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि कभी दिमाग ही फट जावे आपका, ठीक है ना। इतने होशियार मत बनो। हर नु और लिख दिया सर जी गलत पढ़ा रहे हो, ये और बढ़िया है, ठीक है ना। बता दिया नाच नावे आंगन टेढ़ा, ये और बढ़िया कर दिया। वो कह रहे हैं 344 नहीं 398। अरे यार सही है, इसे पढ़े जाओ, बहुत बढ़िया तर। ये पूरा शिशु नागवंश है, 412 ईसा पूर्व से 344 तक पूरा का पूरा। इसमें कैसे शिशु नाग बैठा गद्दी पर, काला शोक भी तो आएगा, ठीक है ना। इतना ज्यादा तुम्हारी ओर को देखो ना और इन्होंने याद करते रहियो बढ़िया तरीके से। चलो तो ये होगा भाई साहब। अब संस्थापक कौन था? शिशुनाग। जो शिशुनाग 412 बीस अब आ जाएगा समझ में जब मैं कहूंगा ना, जब आएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया। प्राचीन भारत में जनता द्वारा चुना गया प्रथम ऐतिहासिक जो शासक था वो शिशुनाग था। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, जनता के द्वारा चुना गया है, ये देख लो। प्राचीन भारत में, ठीक है, किसकी बात है सर जी? प्राचीन भारत में जनता के द्वारा, किसके द्वारा? तो हम बताएंगे जनता के द्वारा। लिखना है बहुत बढ़िया तरीके से। प्राचीन भारत में जनता के द्वारा चुने जाने वाला, ठीक है, क्या होगा सर जी? चुने जाने वाला प्रथम जो ऐतिहासिक शासक है, चुने जाने वाला प्रथम, मेरे प्यारों लिख देना है प्रथम सर जी ऐतिहासिक शासक। कौन सी शासक की बात होगी? तो मैं बताऊंगा प्रथम ऐतिहासिक शासक शिशुनाग था। प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन था? तो हम बताएंगे सर शिशुनाग था। ये भी क्वेश्चन आता है, आपको बताना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। प्राचीन भारत में जनता के द्वारा चुने जाने वाला प्रथम ऐतिहासिक शासक मतलब कि नाम क्या होगा? तो हम बताएंगे सर शिशुनाग था। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो अब इसी के साथ दूसरा जो शासक आएगा उसका नाम होगा शिशुनाग वंश में काला शोक। आपने पढ़ा होगा। अब काला शोक गद्दी पर कब से कब तक बैठा है? तो 300, देखो अब ये कब तक बैठा था? शिशुनाग की बात है, चलो ठीक है। अब ये बैठा है 412 से 398 तक, ठीक है। ये कब तक बैठा है? तो आप बताएंगे सर जी 412 बीसी से 398 बीसी तक बैठा है। अब इसकी बात होगी तो सर अब इसका यदि मैं समय की बात करूं तो आप बताएंगे 394 से, ठीक है। भाई ये बैठा कब तक है? ये तो 398 तक गद्दी पर बैठा है, लेकिन बीच में जो काला शोक है वो 394 से गद्दी पर बैठा है। समय मतलब कि बीच में 4 साल वैसी चली गई हैं। और कब तक बैठा है? 366 बीसी तक, ठीक है ना। ये आपको कर देना है। ये 394 तक मतलब कि 4 साल का गैप रहा है। उसके बाद आपको बताना है, तो आप बताएंगे 394 से 366 बीसी तक, ठीक है। चलो अब बात क्या होगी मेरे प्यारों? इसका जो नाम होगा वो होगा काकवर्ण। उपनाम की, काला शोक के उपनाम की बात होगी तो हम जल्दी से कर लेंगे। उपनाम की बात है तो आप बताएंगे काकवर्ण था। किसका सर जी? काला शोक का उपनाम है। राजधानी सर इसने पाटलिपुत्र। राजधानी क्या होगी काला शोक की? तो हम बताएंगे सर जी पाटलिपुत्र, ठीक है। चलो जी, अभी मैंने करवाया होगा द्वितीय बौद्ध संगति किसने कराई थी? तो आप बताएंगे सर जी सेकंड जो बौद्ध संगति है, द्वितीय बौद्ध संगति, ये भी आप सभी को पता होगा। द्वितीय बौद्ध संगति, ठीक है ना, किसने कराई है? तो द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ? तो आप बताएंगे किसने कराई थी? तो मतलब कि द्वितीय बौद्ध संगति मैं तो नहीं लिख दूंगा और मैंने बता भी दिए हैं, ठीक है ना। तो काला शोक ने।
और कहां पर, तो RBP तो RBB वैशाली में। किसने, तो आप बताएंगे सर जी कालाशोक ने द्वितीय बुद्ध संगति कराई। हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या जो है महापद्म नंद ने छुरा घोंप कर दी, और शिशुनाग का जो अंतिम जो राजा होगा वो होगा सर जी नंदिन वर्धन। ठीक है ना, तो यहाँ तक मतलब मैं बताऊंगा। देखो ये कब से बैठा है, तो ये बैठा था सर जी 412 ईसा पूर्व से 344, मतलब पूरा जो मतलब पीरियड रहा शिशुनाग वंश का। इसमें एक आता है शिशुनाग, फिर उसके बाद आता है कालाशोक। कालाशोक के बाद भी आए हैं राजा, ठीक है ना, लेकिन उसमें डायरेक्ट कर देना शिशुनाग वंश का। कौन सी वंश की बात होगी, शिशुनाग वंश का अंतिम जो शासक है मेरे प्यारो, अंतिम शासक, और शासक का नाम क्या होगा, नंदिन वर्धन। कौन सी वर्धन है सर जी, नंदिन वर्धन, ऐसे कर देंगे। ठीक है, नंदिन वर्धन। चलो, नंदिन वर्धन थे और इनकी हत्या कर दी है महापद्म नंद ने, और गद्दी पर बैठेगा, मतलब कि मगध साम्राज्य में एक तीसरा जो है वंश आएगा जिसका नाम होगा नंद वंश। ठीक है, चलो तो इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दूंगा, ठीक है, विराम, और मिलेंगे कल। भैया इन बीसी ने मैंने पढ़ा दी है, यदि आप ऐसे पॉइंटों पे भी अटकोगे तो मामला जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो तो चलो बहुत बढ़िया, तो इन्हें करना बहुत बेहतरीन तरीके से। चलो तो